भुजंगासन। भुजंगासन एक प्रोन साइड का आसन है, पेट के बल लेट कर किया जाने वाला आसन है और बैकवर्ड बाइंडिंग आसन है। सातों चक्रों को एक्टिव करता है और वात और पित्त दोष को दूर करता है। शरीर सातों ही चक्र को एक्टिव करता है और वात और पित्त दोष को दूर करता है। प्रिकॉशंस में हम ये ले लेते हैं कि प्रिकॉशंस में बैक इंजरी है आपके पास में, सीवियर बैक इंजरी, तब हमें किसी व्यक्ति विशेष को मना करना है। कार्पल टनल सिंड्रोम अगर किसी को है तब हमें उसको मना करना है। हेडेक में मना करना है, प्रेगनेंसी में मना करना है और जितना भी गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं ठीक है उनमें हमें इनको मना करना है। ये इसके प्रिकॉशंस। बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं तो बेनिफिट में हमारे पास ये बात आती है कि ये आसन जो है अस्थमेटिक प्रॉब्लम को दूर करता है, थायराइड को एक्टिव करता है और साइटिका में हमें जो है इस आसन को बड़े आराम से किसी अंडरसूट पोजीशन में करना होगा। स्लीप डिस्क के लिए ये आसन एक अच्छा आसन है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, किडनी को हेल्दी बनाता है जिससे ब्लड का प्योरिफिकेशन प्रॉपर होता है, हार्ट हमारा हेल्दी होता है, जिससे चेस्ट हमारा ओपन होता है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले सकते हैं। शोल्डर हमारे जो है शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ती है और शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि हमारी जो स्पाइन है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और नर्व सिस्टम हमारा एक्टिव होता है, इम्यून सिस्टम को ये असर बिल्ड करता है या बूस्ट करता है। आपका नेक एरिया जो है वो ज्यादा इससे पावरफुल होता है और किसी को अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो इस आसन के लिए ये आसन अच्छा है उन लोगों के लिए। स्लगिश लीवर की प्रॉब्लम तो किसी व्यक्ति को है तो वो प्रॉब्लम इससे दूर होती है इस आसन को करने से। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम इस आसन को करने से दूर होती है। गैस्ट्रिक इश्यूज भी इस आसन को करने से दूर होते हैं। तो ये इसके बेनिफिट होते हैं। अब हम आते हैं इस आसन के बाद अगला आसन जो है वो है हमारे पास मकर आसन, है ना, जिसको हम मकरासन भी कहते हैं। मकरासन जो है एक रिलैक्सेटिव पोज है और मकरासन की बात है वो भी हम इसकी करते हैं कि ये भी एक प्रोन पोजीशन वाला आसन है। मकरासन एक प्रोन पोजीशन मतलब कि पेट के बल लेट कर किए जाने वाला आसन है। अब मकरासन की अगर हम बात करें तो ये भी महर्षि ज्ञानेंद्र ने गृहस्थ संहिता में बात करी है। श्लोक नंबर 14 रिलैक्सेटिव आसन है, सारे चक्रों को बैलेंस करता है, एक्टिव करता है और दोष जितने भी हैं तीनों दोषों को दूर करता है। इसके प्रिकॉशंस की बात करें तो रिस्ट इंजरी जिसको है, बैक इंजरी जिस व्यक्ति को है, फोर्थ और सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ फीमेल इन अ प्रेगनेंसी दे हैव टू अवॉइड दीज पोर्शन। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें इसके तो हम वेस्ट पेन, अगर किसी के कमर पेन करती है तो उसके लिए ये आसन अच्छा है। स्लीप डिस्क के लिए अच्छा है। ये आसन जो है आपके पास रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जिनको है उनके लिए ये अच्छा है ना, अस्थमा के लिए ये अच्छा है। आपकी जो सर्वाइकल बोन है, सर्वाइकल स्ट्रेटनेस की अगर प्रॉब्लम है तो उसके लिए ये आसन अच्छा है और कॉन्सेंट्रेशन लेवल को ये आसन बढ़ाता है। बॉडी के रिलैक्सेशन की बात करें तो ऑल रिलैक्सेशन ये पूरी बॉडी को ये आसन देता है मकरासन। तो ये है हमारे पास मकरासन के बेनिफिट और मकरासन के प्रिकॉशंस। इसके बाद हमारे पास जो अगला आसन आता है वो आता है शलभासन, है ना। शलभ आसन हमको दिया हुआ है और शलभ आसन जो है वो ये भी प्रोन पोजीशन वाला आसन है और बैक स्ट्रेंथनिंग पोस्चर है। मणिपुर चक्र की शक्ति को जागृत करता है और शरीर में वात और कफ दोष को दूर करता है। वात और कफ दोष को दूर करता है ये आसन। प्रिकॉशंस की बात करें इस आसन के प्रिकॉशंस की तो हाई ब्लड प्रेशर वालों को नहीं करना है। बैक इंजरी, किसी भी तरह की क्रॉनिक बैक इंजरी को उनको नहीं करना है। वीक हार्ट वालों को नहीं करना है। ये इन चीजों में हमको ध्यान रखना है। स्लीप डिस्क में अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो अंडर सुपरविजन करेगा, अदरवाइज इस आसन को नहीं करेगा। इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो फटीग को ये आसन जो है दूर करता है, फिटलेस की प्रॉब्लम को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, लोअर बैक पेन, जैसे कि लो बैक पेन हमारे पास साइटिका और स्लीप डिस्क से हुआ,
उसको ये दूर करता है, एनोरेक्सिया को ये दूर करता है, एपेटाइट की प्रॉब्लम को ये खत्म करता है, स्ट्रेस लेवल को ये आसन जो है कम करता है। और हम ये देखते हैं कि स्टीफनेस अगर वर्टिकल की है उसको दूर करता है और एब्डोमिनल एरिया को क्या करता है, जेंटल मसाज देता है, जिससे आपका एब्डोमेन जो है वो हेल्दी होता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम आपकी दूर होती है। और बात और करते हैं तो ये आसन जो है हमारी बैक को स्ट्रेंथ देता है, जिससे हमारी जो स्पाइनल कोड है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, मसल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्प्रूव होते हैं। पैरों को भी ये रिलैक्स देता है और पैरों की स्ट्रेंथ पर भी ये आसन जो है काम करता है। ये हमारे पास हो गए प्रोन के बल या पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। उसके बाद अब हम आते हैं, वो आसन है हमारे पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन में सबसे पहले हमारे पास में सेतु बंधासन है ना। सेतु बंधासन के बाद हमारे पास है उत्तान पाद आसन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, शवासन। तो सेतु बंधासन है ना, सेतु बंधासन की हम बात करते हैं। तो सेतु बंधासन जो है वो एक ऐसा आसन है जो जिसको हम इंग्लिश में ब्रिज पोज कहते हैं, है ना, ब्रिज पोज कहते हैं। और यहाँ पर जो है इस आसन को हम करते हैं तो ये पीठ के बल लेकर किए जाने वाला आसन है और बैकवर्ड बेंडिंग आसन है ना। फिर यहाँ पर हम बात करते हैं तो स्वादिष्टान चक्र की शक्ति को ये जागृत करता है, वो शरीर से वात और पित्त दोष को दूर करता है। अब हम और आगे बढ़ते हैं तो इस आसन के प्रिकॉशंस की बात करें तो जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा हार्ट पेन है उस व्यक्ति को नहीं करना, हाई बीपी वालों को ये आसन नहीं करना है, इस बात का हमें ध्यान रखना। और हाई बीपी के साथ जो है हम इस आसन को देखते हैं जिनको नेक पेन है, शोल्डर पेन है, वो भी इस आसन को नहीं कर सकते। और एक्टिव हर्निया अगर किसी को है तो उसको भी इस आसन को नहीं करना है। अब हम जब इसके बेनिफिट की बात करते हैं तो ये बैक पेन को दूर करता है, स्लिप डिस्क के बैक पेन को ये आसन दूर करता है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है ना। अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है आपको तो उस प्रॉब्लम को ये दूर करता है। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि आपके लंग्स की कैपेसिटी को बिल्ड करता है। नेक पेन, सर्वाइकल का अगर किसी को पेन है तो उस आसन को ये किसी अंडरसिक्योर रीजन में इस आसन को करना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट इस आसन को नहीं कर सकते है ना। और साथ ही साथ हम ये देखते हैं तो हमारी जो है नेक एरिया, शोल्डर एरिया को ये बिल्ड करता है आसन, सेतु बंधासन। तो ये इसके प्रिकॉशंस और बेनिफिट। अब इसके बाद हम आते हैं पवन मुक्तासन पर। तो पवन मुक्तासन जो है बैक के बल लेट कर किए जाने वाला आसन है ना, फॉरवर्ड बेंडिंग आसन है ना। पवन मुक्त का मतलब है कि पवन को मुक्त कर रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर करता है, मतलब डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है। महिलाओं के लिए ये आसन बहुत अच्छा है ना। और पित्त दोष को दूर करता है और मणिपुर चक्र की शक्ति को जागृत करता है। प्रिकॉशंस की बात करें तो जिस व्यक्ति को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है उसे ये आसन नहीं करना चाहिए, हाई बीपी वाले को ये आसन नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ जिसको कार्डियक अरेस्ट है या कार्डियक प्रॉब्लम है, हाइपर एसिडिटी है, उनको ये आसन नहीं करना। इन बात का हमने ध्यान रखना। पाइल्स वाले को भी आसन नहीं करना। उधर सेतु बंधासन में हमने हर्निया को छोड़ दिया है, हर्निया वाले को ये आसन नहीं करना चाहिए, सेतु बंधासन है ना। तो यहाँ पर पवन मुक्तासन के प्रिकॉशंस मैंने बताया, बेनिफिट में बताता हूँ। डाइजेशन सिस्टम को सुधारता है, नंबर 1 है ना, डायबिटिक प्रॉब्लम को दूर करता है, स्लगिश लिवर, फैटी लिवर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम को दूर करता है, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। कौन सा? पवन मुक्तासन। तो ये इसके जो है बेनिफिट हुए। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम को दूर करता है, यूरिनल इन्फेक्शन को दूर करता है और पवन मुक्तासन। गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हैं उनको ये दूर करता है। पेट जो अगर आपके स्टमक पर अगर एक्स्ट्रा पेट है तो उस एक्स्ट्रा पेट को ये दूर करता है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन जो है हमने पवन मुक्तासन की बात करी है। और इसके बाद हम आते हैं कि इस हमने सेतु बंधासन, पवन मुक्तासन दोनों आसन की बात करी। फिर हम अगला आसन हम आते हैं, वो आते हैं हम उत्तान पाद आसन और अर्धहलासन दोनों। तो उत्तान पाद आसन और अर्धहलासन के बेनिफिट एक तरह से दोनों के बेनिफिट एक जैसे है ना।
बस उत्तान पाद आसन में 45 डिग्री तक एंगल तक आपको पैर उठाने हैं और अर्ध हलासन में 90 डिग्री तक पैर है ना। तो दोनों में फिजिकल अगर हम बात करें बॉडी की तो स्पाइन को देखो, स्पाइन को स्ट्रेंथ दोनों ही आसन देंगे है ना। डाइजेशन सिस्टम को दोनों ही आसन जो है वो सुधारेंगे, ठीक है। और अगर एब्डोमिनल फैट है तो एब्डोमिनल फैट को ये दोनों ही आसन दूर करेंगे और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, दोनों ही आसन। और ये बेनिफिट इन दोनों के, और दोनों के बेनिफिट के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रिकॉशंस में मैं पहले बता देता हूँ कि क्रोनिक बैक पेन में इस आसन को नहीं करना। दोनों ही आसन की अगर हमने बात कर ली है तो क्रोनिक बैक पेन में नहीं करवाना। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को है तो नहीं करवाना है ना। और प्रोलैप्स की प्रॉब्लम, बेनिफिट में बात करते हैं, प्रोलैप्स की प्रॉब्लम को दूर करेंगे, वेरिकोज वेन्स को ये दूर करेंगे दोनों ही आसन। और स्ट्रेंथ देंगे एब्डोमिनल मसल्स को और बैक को स्ट्रेंथ देंगे, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को जो है ये सुधारेंगे। और एब्डोमिनल जितने भी ऑर्गन्स हैं उनकी एक जेंटल मसाज आसन को करने से मिलेगी। तो ये इनके बेनिफिट और प्रिकॉशंस है ना। अब यहां हम ये बात करते हैं कि अब डिफरेंस क्या है, दोनों ही आसन भाई दोनों के बेनिफिट और सारी चीजें हैं कि तो डिफरेंस तो होंगे ना। तो अर्ध हलासन जो है लोअर एब्डोमिनल एरिया पर ज्यादा वर्क करता है। लोअर एब्डोमिनल मतलब कि ऐसा माने कि मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट की प्रॉब्लम है तो वो भी दूर करेगा है ना, यूरिनल ट्रैक्ट को सुधारेगा, ठीक। और यहाँ जो है आपका 45 डिग्री पर है तो अपर जो आपका स्टमक है उस पर ज्यादा काम होगा, मतलब कि आपके पास लीवर की प्रॉब्लम हो गई, पैनक्रियाटिक प्रॉब्लम हो गई है ना, डायबिटिक प्रॉब्लम। तो उत्तान पादासन उन लोगों के लिए काफी बेनिफिशियल है जिनको इनडाइजेशन मतलब कि स्टमक से रिलेटेड गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बन रही है ज्यादा। अर्ध हलासन गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में इतना काम नहीं करेगा जितना कि उत्तान पादासन करेगा, है ना। तो ये हमने आपको जो है इनके सारे आसन हमने बता दिए हैं। आसन के बाद हम प्राणायाम की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, है ना। आप में से जो भी इंटरेस्टेड हैं YWI जो आयुष मिनिस्ट्री के कोर्सेज हैं हमारे पास, YPI है ना योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, और YWI योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर है, दोनों ही कोर्स। और योगा अलायंस का कोर्स है 200 आवर है ना, YTTC जिसको बोलते हैं योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स। तो इनकी क्लासेस जो है कल से स्टार्ट हो रही है और आप अपने आप को अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं इसमें तो अपने आप को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। और मैं आपको रजिस्ट्रेशन लिंक में आपको भेज दिया हूँ चैट बॉक्स में, आप इस लिंक को सेव कर दीजिए, अपने आप को आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अब यहाँ अगर आप करना चाहते हैं तो जैसे कि अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमारे पास जैसे YPI की फीस है, YPI की फीस जो पहले थी उससे कम है, मतलब कि 14,000 उसकी फीस की। स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड हो रही है तो 12,000 आपको उसको पे करना है ना। वैसे ही YWI की 30,000, उसमें भी आपको 20% आपको स्कॉलरशिप के साथ 24,000 आपको पे करना। YTTC 200 आवर हैं जो USA से कंडक्ट होता है, उसकी 24,000 और 20% स्कॉलरशिप के बाद आपको 20,000 पे करना। आप ऐसा भी नहीं है कि सारी फीस कोर्सेज जो हैं आप एक साथ आपको पे करना है, आप जैसे चाहें वैसे आप पे करें। मैंने आपको कल एक व्हाट्सएप नंबर दिए है ना, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको दिए थे, उन व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर कैसे हमें जो है प्रोवाइड करनी है, किस तरह से हम जो सारी चीजें करेंगे। तो यहाँ मैंने आपको जैसे रजिस्ट्रेशन लिंक भेजी है, आप अपने आप को फर्दर जो एक्स्ट्रा कोर्सेज आप जैसे अभी हमने एक इंट्रोडक्टरी एडमिशन लिया है, ये कोर्स एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है। अब ये इंट्रोडक्टरी कोर्स है और इस कोर्स में आप और जैसे योग में आप अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, योगमय जीवन जीना चाहते हैं
तो फर्दर और कोर्सेस है उसमें आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए। अब यहाँ आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि कल से मान लो अगर उनकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो रही है ना, तो यहाँ हमारा कोर्स चल रहा है और ये 2-4 दिन या एक हफ्ता चलेगा और वहाँ हमारा कोर्स थोड़ा सा रुकेगा, है ना, ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा। तो जितने आसन और जो भी आसन यहाँ हैं वही आसन वहां भी रिपीट होने वाले हैं, है ना? उसकी बात ये है कि अगर आपको जो लगता है कि ये फर्दर जो भी चीजें हमारी बची हुई थी उसका वीडियोस भी आपको मिलेगा कि हमने इतनी क्लासेस हमने की हैं अभी तक और ऐसा ऐसा हम जो है वीडियो के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन उनकी मिलेगी, है ना? दूसरा ये है कि कल जो ओरिएंटेशन होगा उस ओरिएंटेशन में भी आप अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं आपको एक लिंक सेंड कर देता हूं, है ना, ये लिंक ओरिएंटेशन के लिए कल इंट्रोडक्टरी जो इंट्रोडक्शन है उसके लिए, तो आप अपने आप को भी रजिस्टर कर सकते हैं। कोर्सेज जो है आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है ना, और आप अपने आप को योगमय जीवन में इंक्लूड रखने के लिए, योगमय जीवन जीने के लिए आप जो है इन कोर्सेज को जरूर आप अप्लाई करेंगे। आप फर्दर और भी इंक्वायरी ले सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिए, है ना, सभी के पास है नंबर, है ना, तो उन पर भी आप जो है स्ट्रक्चर जान सकते हैं कि किस तरह से हमें क्या क्या आगे करना होगा, तो वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। हाँ नेहा जी। सर वो कल मेरे घर में हुई थी, जैसे मैं नंबर ले नहीं पाई थी, नई क्लास ले पाई थी, सॉरी सर। कल वो आज आप एक बार और दे देते। हाँ मैं नंबर एक बार और जो है लिख देता हूँ। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सर हाँ जी, मेरे पास भी नंबर नहीं है। हाँ मैं नंबर लिख रहा हूँ, चैट बॉक्स में मैं नंबर लिख रहा हूँ। हाँ जी। हाँ सर, मैं भी नंबर नहीं ले पाई हूँ, मैं 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं हो पाया, मैं 3 दिन अटेंड नहीं कर पाई क्लास, कुछ प्रॉब्लम था, तबीयत ठीक नहीं थी। चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाले हैं, चैट बॉक्स में मैंने नंबर डाले हैं, है ना, चैट बॉक्स में आप जो है चेक कर सकते हैं। देखिए आप चैट बॉक्स में चेक कीजिए, मैंने वहां पे नंबर डाले हैं, वो नंबर आप सेव कीजिए नंबर, है ना, यहाँ से आपको सारी इंफॉर्मेशन और मिलेगी, जो भी आप फर्दर और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं। हाँ जी बोलिए, कल का शुरू होने वाला कोर्स है ना, उसका कोर्स फी कितना होगा? कौन सा? वो आपने अभी पहले कहा था ना, कल से शुरू होने वाला है, एक अभी लिंक भेजा है ना। हाँ YPI, YWI और 200 आवर, YTTC 200 आवर, 200 आवर्स। हाँ 200। YPI जो है उसका फी स्ट्रक्चर जो पहले था वो था 14,000, मेंबरशिप के बाद आपको 12,000 पे करना है ना, वो 3 मंथ्स का कोर्स है। और YWI जो एडवांस, एक मैं बताता हूँ अभी आपको, और YWI जो योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर की जो फीस थी वो थी 30,000 और वो आपको पे करना है 24,000। YTTC 200 आवर जो है, जो USA से कंडक्ट होता है योगा लाइन्स, उसकी फीस 24,000, 20% स्कॉलरशिप के बाद आपको 20,000 उसकी पे करना। और ये फीस जो है आप इसमें भी पे कर सकते हैं, है ना, फी की जो जानकारी आपको वहां से मिल जाएगी, है ना। और हाँ, एडवांस लेवल का जो किसी ने मुझे पूछा था, एडवांस लेवल का मीन्स एडवांस लेवल की फीस, एडवांस कौन सा आप जो है कोर्स की जानकारी लेना चाहते हैं? रजत जी। सर ये एडवांस लेवल जो योगा कोर्स है सर, योगा का एडवांस लेवल कोर्स है सर, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। एडवांस कौन सा वाला?
सर ये परसों गुरुजी ने बताया था सर एडवांस लेवल के बारे में, सर उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैंने ये सारे जो है आपको एडवांस लेवल के बताए। जो अभी जो आप कोर्स कर रहे हैं ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स है ना, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं ना इनिशियल पोजीशन, इनिशियल कोर्स है आपका। इसके बाद एडवांस जितने भी, जैसे मैंने YWI बताया आपको, YPI बताया, वो प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर हैं, और YWI जो है वो वेलनेस इंस्ट्रक्टर। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है कोर्सेज के रिगार्डिंग? सर मैंने, हेलो सर, हाँ जी, मैं 3 महीने का कोर्स किया है प्रेमानंद इंस्टीट्यूट से, तो आगे और मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए? आपने 3 महीने का कौन सा कोर्स किया था? बेसिक कोर्स। अच्छा, आपने आर्ट ऑफ लिविंग से तो नहीं किया? क्या सर? आर्ट ऑफ लिविंग कहाँ से किया था आपने? आर्ट प्रेमानंद इंस्टीट्यूट से किया था मैंने। आपने बेसिक कोर्स किया था। आप जो है आयुष मिनिस्ट्री के कोई भी कोर्स जो ले सकते हैं, जैसे थेरेपी के रिगार्डिंग भी आप ले सकते हैं, थेरेपी कोर्स भी है ना, और YWI वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स जो है वो काफी अच्छा है ना। YTPC का कोर्स, वेलनेस इंस्ट्रक्टर कोर्स का क्या फीस है सर? वेलनेस इंस्ट्रक्टर का जो फीस था वो था हमारे पास में 30,000। ओके। और उसका जो स्कॉलरशिप अगर आपको मिल रही है तो उसमें आपको पे करना है 24,000। ओके। वो कितने दिन का होगा, कितने महीने का? वेलनेस इंस्ट्रक्टर कितना? अराउंड 6 मंथ के आसपास चलेगा। ओके। है ना? हाँ जी, 6 मंथ। तो आपके यहाँ ये भी होता है, प्लेसमेंट भी होता है, जैसे योगा सिखाने के लिए प्लेसमेंट भी होता है, जॉब प्लेसमेंट होता है? वो भी है आपके पास में। हाँ, 6 मंथ। थैंक यू सर। हाँ जी। तो सर मैं ये पूछ रही थी कि जो आप YTTC वाला बता रहे हैं वो भी योगा, ये क्या आयुष मिनिस्ट्री के उससे कंडक्ट करवाते हो? जो 200 आवर कोर्स है वो योगा अलायंस का कोर्स है। अच्छा। और अगर आप कोम्बो करते हैं दोनों ही, है ना, मतलब आप वेलनेस इंस्ट्रक्टर कर रहे हैं और आप 200 आवर दोनों ही एक साथ कर रहे हैं, तो आपने वेलनेस इंस्ट्रक्टर की फी पे की है, उसमें मात्र आपको 10,000 देने। अच्छा। वैसा नहीं है कि उसकी जो फी है वो भी आपको देनी होगी, इधर इसकी फी भी आपको देनी होगी, तो उसमें जरूर आपको जो है बहुत ज्यादा फायदा है ना? तो मतलब सर जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं ना, तो उसमें मतलब कौन सा कोर्स बेनिफिशियल रहेगा? आयुष मिनिस्ट्री। आयुष मिनिस्ट्री। तो ये इनफ है जो हम कर रहे हैं? अभी ये वाला इनफ नहीं है, ये अच्छा। इंट्रोडक्टरी है, ये तो बहुत बेसिक हो, बहुत बेसिक। तो फिर उसके लिए बेस्ट कौन सा होगा? YPI या YWI? मेरे हिसाब से YWI बेस्ट है। YWI। हाँ, क्योंकि YWI जो है वो थोड़ा सा बड़ा कोर्स है, उसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती है। ओके सर, थैंक यू। तो सर ये जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं, तो ये कहाँ का सर्टिफिकेट मिलेगा ना हमें? तो कहाँ का मिलेगा? आयुष मिनिस्ट्री, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। तो इसके सर्टिफिकेट से हमें क्या प्रॉफिट, मतलब बेनिफिशियल क्या मिलेगा? इसके सर्टिफिकेट से आपको बेनिफिट ये वाला जो आप जो है अभी जो कर रहे हैं वॉलेंटियर, हाँ सर, इसके आप जैसे गार्डन में आप सिखा सकते हैं, आप जो है ग्रुप क्लासेस ले सकते हैं, है ना? तो ऐसे आप सिखा सकते हैं इस सर्टिफिकेट की हेल्प। और किसी का क्वेश्चन है क्या? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे अगर आप इतनी फीस बता रहे हो, तो जैसे अगर किसी को ये कोर्स करते हो और वो इतनी सारी फीस अगर पे ना कर पाए, तो कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें कम फीस देनी पड़े और सब कोर्स भी हो जाए? इसमें आपके पास ऑप्शन भी है ना कि आप सारी फी एक साथ पे नहीं करना है, ऑप्शन भी है हमारे पास।
सर लेकिन उसके तो बहुत सारे पैसे बता रहे हो ना, क्योंकि ये लॉकडाउन की वजह से कह रही हूँ, क्योंकि आजकल सभी की जॉब छुट्टी हुई है। ये टीचर हूँ तो मेरी भी आज 2-3 साल से जॉब छुट्टी बढ़ी है, इसीलिए कह रही हूँ कि अगर कोई सस्ता फिर भी हमें अगर बता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए तो अभी अगर आप जैसे मैं बताऊं आपको, तो ये बहुत मिनिमल चार्जेस हैं उसके, और आप धीरे धीरे जो भी जैसा भी होता है ना वैसे आप पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से पे करनी होती है। फी स्ट्रक्चर जो है वो सारा कुछ एडमिन डिपार्टमेंट का काम होता है ना, वही सारा कुछ सेट करते हैं। और एडमिशन जैसे रजत जी पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको लिंक भेजी है, अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, है ना रजत जी। और फीस की जो बात है उसमें देखिए सारा कुछ जो है एडमिन डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि मिनिमम चार्जेस कितने तो होने ही चाहिए, है ना, टीचिंग का। तो वो जो है उसमें फर्दर आप वो गुरुजी से बात कर सकते हैं कि कैसे क्या आपको फी का स्ट्रक्चर जो है वो करना होगा, है ना। और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है? हाँ जी। हाँ एक्सक्यूज मी सर। हाँ मैं ये बोल रही थी कि जैसे किसी का जैसे ये कोर्स वेलनेस कोर्स अगर कर रहे हैं, एडवांस कोर्स कर रहे हैं, किसी को फिजिकल प्रॉब्लम है तो आसन वगैरह करने में दिक्कत जाती है, तो कैसे मैनेज करते हैं उसको? हाँ जैसे तो बहुत सारे जैसे आपने बताया कि मुझे ना मतलब ये प्रॉब्लम, मुझे मान लो मुझे बैक पेन है, तो जो टीचर आपकी क्लास ले रहे हैं वो उनको आपने पहले ही बता दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन पहले दी जाएगी, या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग आपको आसन नहीं करवाए जाए, है ना। अविनाश जी ये 3 महीने तो स्कूल स्टार्ट हुए हैं तो 2 घंटे देना मुश्किल है, तो अगर यही कोर्स मार्च में भी रहेगा कंटिन्यू, ये मतलब एडवांस कोर्स मार्च अप्रैल में जहाँ पे हमारे स्कूल में थोड़ी छुट्टी रहेगी तो पॉसिबल रहेगा? आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं, मतलब मार्च अप्रैल में भी वही रहेगा। धन्यवाद। प्रफुल्ल जी आपका कुछ क्वेश्चन है? ये सर आई एम सेटिस्फाइड। ओके थैंक यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं रिगार्डिंग हमारा जो सिलेबस थोड़ा बचा हुआ है उस सिलेबस को हम कंप्लीट करते हैं, जिसमें आपके पास प्राणायाम बचेगा, है ना। प्राणायाम में हमने अभी तक कुछ स्टार्टिंग नहीं किया, तो हम प्राणायाम को स्टार्ट करते हैं। प्राणायाम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारे पास जो है सिलेबस में अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है और शीतली प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम हमको दिए हुए हैं। शीतली प्राणायाम इस कोर्स में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि जब भी हम योगा डे मनाते हैं तो वो गर्मी में आता है ना, गर्मियों में आता है। तो गर्मियों में आने की वजह से इसको जो है हम करते हैं। तब शीतली प्राणायाम को गर्मियों में किया जाता है, इसलिए इस मुझे ऐसा लगा वीडियो मेरा ऑफ हुआ था भी, है ना। तो शीतली प्राणायाम जो है इसलिए इस कोर्स में ऐड किया हुआ है ना। अब यहां हम बात करते हैं सबसे पहले अनुलोम विलोम की। अनुलोम विलोम हमें कैसे करना है? तो सबसे पहला जो है आपको किसी भी ध्यानात्मक आसन बैठ, सुखासन है जैसा भी है आपका आसन, बैठना हमें बिल्कुल वैसे। उसके बाद दूसरी बात यह आती है, देखो प्राणायाम के ऊपर मेरी आपसे इतनी विनती जरूर रहेगी कि जब भी आप प्राणायाम कर रहे हैं तो आपने इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। नंबर 1 बात, स्पाइन बिल्कुल सीधी हो। और स्पाइन सीधी होने के साथ ऐसा नहीं है कि सिर को इधर घुमा लिया, इधर घुमा लिया, यूं घुमा लिया, वातर घुमा लिया, नहीं। स्पाइन के साथ ही आपका हेड भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, सीधा ऐसा। और बैठना आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वज्रासन बैठे, पद्मासन बैठे, सुखासन बैठे, जो भी आसन आप बैठना चाहते हैं उस आसन में आप बैठे।
दूसरे नंबर पर बात आती है अनुलोम विलोम करते हैं तो इस मुद्रा को कहते हैं ज्ञान मुद्रा, जो लेफ्ट हैंड पर आपको रखनी है, और दूसरा राइट हैंड जो है वो है हमारे, इस मुद्रा को हम कहते हैं प्रणव मुद्रा। कैसे बनानी है आपको मैं बता देता हूँ। ये हाथ है, ये आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे आपको फोल्ड करना है, इन चारों को भी आप फोल्ड करें एक साथ तो कोई बात नहीं, ऐसे इन दोनों को लॉक करना है और इनको स्ट्रेट करना है, और अंगूठा आपके पास जस्ट यहाँ, ठीक है। ये हमारी इस मुद्रा को हम कहते हैं प्रणव मुद्रा या नासिका मुद्रा। अब बात ये आती है कि हम कैसे करेंगे। अभी आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं, हाथ को ऐसे रखा हमने यूं पास बिल्कुल बॉडी से चिपका हुआ, ऐसा नहीं कि हाथ ऐसे करेंगे, दुखने लग जाएगा जल्दी, है ना, तो ऐसे रखेंगे। अब लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम सांस लेंगे, फिर सांस से लेफ्ट से हम सांस लेंगे, इनहेल, और राइट से हम छोड़ेंगे एग्जैक्ट डबल टाइम में। अगर आपने 5 सेकंड में सांस ली है तो 10 सेकंड में आप सांस को छोड़ेंगे, एक्सेल, फिर आप वापस, जब आपने राइट से छोड़ा था ना, वापस राइट से फिर सांस लेंगे, इनहेल, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे डबल टाइम में। ये होता एक राउंड आपको मिनिमम 11 राउंड करना अनुलोम विलोम। कैसे, इनहेल लेफ्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे, आगे का समझ में, ऐसे 11 राउंड। ये तो बात हो गई अनुलोम विलोम की, ठीक। अनुलोम विलोम के बाद हम आते हैं नाड़ी शोधन पर, ठीक है। नाड़ी शोधन, अब नाड़ी शोधन क्या है। अगर हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं और उसकी एडवांस फॉर्म में गए हैं, दैट इज कॉल्ड नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन कैसे करेंगे, ऐसे लेफ्ट से सांस लेंगे, इनहेल, देखिए 5 सेकंड में सांस लेंगे, 1 2 3 4 5 में सांस लिया। अब सांस को रोकेंगे, 10 सेकंड होल्ड करेंगे, एग्जैक्ट डबल टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होल्ड किया, फिर राइट से छोड़ेंगे 10 में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर राइट से वापस लेंगे, 1 2 3 4 5, फिर होल्ड करेंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर वापस लेफ्ट से फिर लेंगे, 1 2 3 4 5, ऐसे 10 सेकंड तक फिर रोकेंगे, और फिर 10 सेकंड में फिर राइट से छोड़ेंगे, फिर 5 सेकंड में फिर राइट से लेंगे, फिर 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, और 10 सेकंड में फिर छोड़ेंगे। तो ऐसे हम जब करते हैं तो सांस लिया, देखो सांस लिया, रोका, फिर सांस छोड़ा, फिर सांस लिया, फिर रोका, फिर सांस छोड़ा, ये एक राउंड होता है, और ऐसे हमको 11 राउंड करना है मिनिमम। ये नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में 3 रेशियो चलते हैं, मैंने आपको बताया 5 10 10, ये बताया ना, मतलब रेशियो क्या, 5 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। तो रेशियो अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिखिए 1 to 2 1 to 2, मतलब 1 सेकंड में सांस लिया, 2 सेकंड रोका, 2 सेकंड में छोड़ा। अभी जो हमने किया ना 5 10 10 का रेशियो 1 to 2 का है। फिर दूसरा था 1 to 4, फिर तीसरा था 1 4 2, ये 3 रेशियो। इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो 1 4 2 का रेशियो यूज होता है। मतलब 1 सेकंड में सांस ली, 4 सेकंड रोकना, 2 सेकंड में छोड़ना, फिर 1 सेकंड में सांस ली, 4 सेकंड रोकना, फिर 2 सेकंड में छोड़ना। ऐसे नाड़ी शोधन होता है, ठीक है। समझ में आ गया हमको रेशियो, सांस लेने का तरीका, छोड़ने का तरीका, है ना। अभी हम इसके बेनिफिट की बात करते हैं। जो अनुलोम विलोम के कोई प्रिकॉशंस नहीं है, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। बस वो व्यक्ति जो नीचे नहीं बैठ सकता उसको कहीं भी बिठा दीजिए, आप कुर्सी पे बिठा दीजिए, जिनको नी प्रॉब्लम है या जो भी प्रॉब्लम, ठीक है। बेनिफिट जो है, बेनिफिट की हम बात करते हैं तो दिमाग को शांत करेगा, नंबर 1 स्ट्रेस लेवल को कम करेगा, डिप्रेशन को कम करेगा, टेंशन को कम करेगा, कॉम्प्लेक्स को दूर करेगा, हार्ट को हेल्दी बनाएगा, डाइजेशन सिस्टम को
दुरुस्त करेगा, आपका जो लंग्स है लंग्स को हेल्दी बनाएगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन के लेवल को और ज्यादा बढ़ाएगा, जिससे आपकी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, आपकी स्किन जो है वो चेंज होगी, आई साइट की प्रॉब्लम अगर किसी को है या विजन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, साइनेटाइज की प्रॉब्लम दूर होगी, थ्रोट रिलेटेड इन्फेक्शन दूर होगा आपका। इतनी सारी चीजें आपकी एक साथ हो रही हैं। सबसे ज्यादा जो आपका इफेक्ट हो रहा है वो डिप्रेशन लेवल, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी और इन पे इफेक्ट करेगा अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम एक इंट्रोडक्टरी प्राणायाम है और नाड़ी शोधन उसका एडवांस प्राणायाम है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हम आते हैं, वो है हमारा भ्रामरी। बैठना वैसे ही है, भ्रामरी प्राणायाम हमें कैसे करना है। मेंटल इश्यूज जितने भी हैं वो भ्रामरी प्राणायाम को दूर करते हैं, मतलब भ्रामरी प्राणायाम से वो मेंटल इश्यूज दूर होते हैं। जैसे एपिलेप्सी की प्रॉब्लम भ्रामरी प्राणायाम से दूर होगी, स्ट्रोक्स, एपिलेप्सी नहीं है स्ट्रोक्स आ रहे हैं, भ्रामरी प्राणायाम से पहले बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस लिखिए, भ्रामरी प्राणायाम से दूर होगी। आंखों की प्रॉब्लम दूर होगी, कान की जो सबसे ज्यादा जिसको प्रॉब्लम है, जैसे वर्टिगो की प्रॉब्लम हो गई है ना, और जैसे जिसके किसी के कान में बार बार जो है ना वो हो जाता है, मुंह में खट्टा हो जाता है, कान जो है वो पेन करते हैं, या वो प्रॉब्लम हो गई, आंखों की प्रॉब्लम हो गई है ना, थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, जिसकी आपका फेस ग्लोइंग सिस्टम हो गया, ये सब जो है भ्रामरी प्राणायाम से दूर होते हैं। अब भ्रामरी प्राणायाम का करने का तरीका मैं बता दूं। भ्रामरी प्राणायाम की मुद्रा जो है उस मुद्रा को कहते हैं शंखमुखी मुद्रा, शंखमुखी मुद्रा भ्रामरी प्राणायाम की। ठीक है, तो शंखमुखी मुद्रा में हम, या शंखमुखी मुद्रा को हम कैसे करते हैं कि देखिए ये अंगूठा है, इस तरह से आपको कान को बंद करना है, ये जो आपको टॉप दिख रहा है ना, इसको ऐसा दबाना है, और दबाना इन द सेंस ऐसा कि बाहर की आवाज अंदर ना जाए, बस दैट्स इट। ऐसा नहीं कि पूरा प्रेस कर, ये हमने रखा। फिर हमारा जो इंडेक्स फिंगर है उसको यहाँ रखना है, आपकी आंखें पुपिल्स जो दिख रहा है ना वहां ये, और मिडिल फिंगर को रखना है यहाँ पर जो आपके नोज को टच करेगा, फिर रिंग फिंगर को यहाँ पर जो आपकी नोस्ट्रिल जो है यहाँ ये दिख रही है, और फिर हमारा जो लिटिल फिंगर है उनको यहाँ चिप पर ऐसे रख देना है, ऐसे, और फिर सांस लेना है नॉर्मली, नाक से सांस लेना है ना, नॉर्मल सांस लिया, और फिर ऐसे हमिंग बी, हनी बी का साउंड बनाना। इस तरह से मैंने आपको एक राउंड करके बताया, हमें कितने करने हैं, 11 राउंड, कम से कम 11, है ना। तो ये है हमारे पास भ्रामरी प्राणायाम। दूसरा, जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं तो जोश को है ना क्लिंच नहीं करना, थोड़ी गैप रखना है, और ध्यान हमारा जो है टॉप ऑफ द हेड होगा, एकदम टॉप ऑफ द हेड। क्योंकि जब वाइब्रेशंस लेवल से उठना स्टार्ट हुए तो वाइब्रेशंस अगर जोश आपके क्लिंच हैं तो यही खत्म हो जाएंगे, ऊपर तक नहीं जाएंगे। साउंड जो है ना का साउंड आपको सुना ही नहीं देगा, टॉप ऑफ द हेड यही खत्म हो जाएगा वाइब्रेशंस। ठीक है, अब प्रिकॉशंस, जिनके शोल्डर पेन करते हैं वो हाथों को बोले ऐसे रख लो, है ना, जिनके शोल्डर पेन करते हैं, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, शरीर को शांत करेगा, आपकी हार्ट रेट को भी डाउन करेगा। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा प्राणायाम। अब हम आते हैं शीतली पर। अब शीतली में जो है, शीतली के प्रिकॉशंस पहले बता दूं। सबसे पहला प्रिकॉशंस है आपको गर्मियों में करना है, नंबर 1 गर्मियों में करना है। नंबर 2, जिन लोगों को है ना, जिन लोगों की बॉडी का जो तासीर जिसको हम बोलते हैं, नेचर जो है ठंडा है, उनको नहीं करना है। कोल्ड अगर किसी को है तब भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये मैंने प्रिकॉशन बोला।
अब यहाँ बेनिफिट, अगर किसी व्यक्ति की बॉडी बहुत गर्म है तो वो अगर इस प्राणायाम को करेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा है ना। आनंद कुमार जी हम बहुत लेट हैं, मतलब हद से ज्यादा लेट है ना। तो यहाँ प्रिकॉशंस में बेनिफिट, जैसे बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है तब हम करेंगे, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति को, जैसे किसी व्यक्ति का नेचर बहुत उद्दंड है, उसको शांत करने के लिए इस प्राणायाम को हम करेंगे, है ना। और स्ट्रेस लेवल को दूर करने के लिए इस प्राणायाम को हम करेंगे। तो ये इसके बेनिफिट हो गए हमारे पास शीतली प्राणायाम। अब शीतली प्राणायाम कैसे करेंगे, तो टंग जो है आपकी, मैं आपको बता देता हूँ टंग को कैसे हमें करना है। एक मिनट, मैं मोबाइल से आपको जो है लाइट दे रहा हूं क्योंकि लैपटॉप का इतना लाइट नहीं आ रहा। तो टंग जो है आपकी इस तरह से रोल्ड होगी, दिख रही है सबको? अब बहुत सारे लोगों की ऐसे जो है टंग रोल्ड नहीं हो पा रही है ना। अब जब उनकी टंग जो ऐसे रोल्ड नहीं हो पा रही है तो उनके लिए क्या करना है, दोनों जो जोश है वो प्लेस करना है ऐसे, है ना। तो वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं, इसका नाम है शीतकारी प्राणायाम, दोनों एक ही। क्योंकि बनाने वाले जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने पहले ये असम्पशन उनकी फिक्स थी कि बहुत सारे लोगों से जो है टंग ऐसे रोल्ड नहीं होती। क्यों? क्योंकि बहुत सारे की छोटी हो सकती है, किसी की स्लगिश हो सकती है, बहुत ज्यादा फैटी टंग हो सकती है, इसलिए तो उन्होंने शीतकारी बनाया। बेनिफिट दोनों के सेम, करने का तरीका डिफरेंट है, बस इतना समझना। तो कैसे हमें करना है, ऐसे सांस लेना, पीछे देखो, पूरा 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 ठंडा 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 लगेगा, पूरी बॉडी अंदर से ठंडी हो चुकी है। एसी का काम करता है ये, गर्मी होल्ड करना है। ये नो, जब हमने सांस ली होल्ड करना, उसके बाद में धीरे से सांस को होल्ड करना। और शीतकारी में क्या करेंगे, ऐसे सांस खींचेंगे, फिर होल्ड करेंगे, फिर धीरे से दोनों नोस्ट्रिल से छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास में शीतकारी और शीतली प्राणायाम है। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं वो आते हैं कपालभाति पर। कपालभाति षट क्रिया है, कपालभाति को हमें कैसे करना। तो कपालभाति में भी आपने जो है वो आप चाहें जैसे बैठे, जैसे आसन में आपने बैठना चाहते हैं उस आसन में आप बैठें। और उस आसन में बैठने के बाद आपने क्या करना है कि स्पाइन को स्ट्रेट रखना। नंबर 1, स्पाइन स्ट्रेट रखेंगे। अगर आपने स्पाइन स्ट्रेट नहीं रखी तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, वो ड्रास्टिक भी हो सकती है। दूसरा, जो स्पोक्स हैं वो आपको लोअर एब्डोमेन से लगाने हैं, लोअर एब्डोमेन, है ना। अगर नहीं लगाया तब भी आपको गैस्ट्रिक इश्यू हो सकते हैं। फिर अगला जो आता है वो ये आता है कि आपका सिर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए, अदरवाइज आपका नर्व सिस्टम जो है, नर्व सिस्टम वो इनबैलेंस हो सकता है। फिर तीसरा, जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो रिदम के साथ आपकी जो है इसको करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अप डाउन चल रहा है ना। एक ऑन एन एवरेज एक स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 मिनट में 120 राउंड में लगाने हैं, लेकिन आप स्टार्टिंग लेवल पे बहुत कम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन रिदम न तोड़े। नंबर 1, रिदम न तोड़े। प्रिकॉशंस में हम बात करते हैं तो प्रिकॉशंस में ये बात है कि जिनका हाई बीपी का प्रॉब्लम है उन्हें नहीं करना, कार्डियक प्रॉब्लम है नहीं करना, है ना, लंग्स इन्फेक्शन है नहीं करना, पैप्टिक अल्सर है नहीं करना, हाइपर एसिडिटिक प्रॉब्लम है नहीं करना, बैक पेन है नहीं करना, ठीक है। अगर जिनको नॉर्मल बैक पेन है वो अगेन फॉल कर सकते हैं कपालभाति। थ्रोट इन्फेक्शन है तब भी नहीं करना। और जब साउंड बनेगा तो वो साउंड जो है नोस्ट्रिल से बनेगा। अगर आप गले से साउंड बना रहे हैं तो गला खराब करके बैठ जाएंगे, है ना। ये कपालभाति के प्रिकॉशंस। अब बेनिफिट की हम बात करते हैं। बेनिफिट में आपके जो है, कपाल का मतलब होता है फोरहेड, भाती का मतलब होता है क्लीन करना, साफ करना, आपके फोरहेड को साफ करता है। मतलब ये
अगर आपके फोरहेड बिल्कुल साफ है, एकदम क्लीन, तो यहाँ आप देखते हैं जिस व्यक्ति को टीबी होती है ना, ट्यूबरकुलोसिस कहीं से भी हो, केसीपी हो, वो लंग्स बॉडी में किसी भी जगह ट्यूबरकुलोसिस हो, तो सबसे पहले यहाँ दिखती है इस जगह, ठीक है। सबसे पहला सिम्टम्स है यहाँ पर छोटी छोटी सी फुंसियां होती है, कपालभाति कर रहे हैं, ये क्लियर है, तो टीबी होने के कोई चांसेस ही नहीं, ठीक है। और जिस व्यक्ति को है भी, वो भी कर रहा है, तो भी सही है। इनडाइजेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होगी, लेकिन हाइपर गैस्ट्रिक हाइपर एसिडिटिक प्रॉब्लम है तो नहीं करवाना है। पहले हाइपर एसिडिटिक और एसिडिटिक प्रॉब्लम पे लेके आओ, फिर उसे कपालभाति करवाना है। डायबिटिक प्रॉब्लम दूर होगी, स्लगिश लिवर की प्रॉब्लम दूर होगी, पैप्टिक अल्सर है तो नहीं करवाना है, हर्निया है तब भी नहीं करवाना है, और पाइल्स है तब भी नहीं करवाना है, और आपके लंग्स जो है वो फिट होंगे, आपकी स्किन जो है वो हेल्थी होगी, और बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ेगा, टॉक्सिन सारे आउट होंगे कपालभाति करने से। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है? किरण जी का है क्वेश्चन? हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है? हाँ जी। जी सर, अगर किसी का जैसे हर्नियों का ऑपरेशन हो चुका हो तो उसे कपालभाति करा सकते हैं या नहीं? कितना टाइम हो चुका है उसको? सर उसको तो काफी टाइम हो गया है हर्नियों का ऑपरेशन हुए हुए, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि उन्हें भी फिर भी कपालभाति करा सकते हैं या नहीं? कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे कोई नहीं तोड़ना बस, ओके है ना, इस बात में हमने ध्यान रखा, ठीक है। अब कपालभाति हम इसकी जो है डेमोन्स्ट्रेशन कल देखेंगे। अपने सिलेबस में से जितना भी प्रैक्टिकल का पार्ट है वो हमारा खत्म है, यहाँ पर हम प्रैक्टिस साथ में करेंगे, और जिन जिनकी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो सब कुछ अभी देखिए। सबकॉन्शियस माइंड जिनने पूछा है हमको क्या रोल अदा करता है, देखिए सबकॉन्शियस माइंड जो है रजत जी, आपके क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है आउट ऑफ सिलेबस ही रहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड जो है वो एक्चुअल माइंड है आपका, दैट इज कॉल्ड वर्किंग सिस्टम, जिसको हम कहते हैं एक्चुअली में हम काम करते हैं। आपका जो इमेजिनेशन चलती है, आपकी जो सोच चलती है, आपके दिमाग में जो भी चला, आपने जो भी सोचा, जो भी नई चीज आई है, सबकॉन्शियस माइंड से आप सबकॉन्शियस माइंड के बिना कुछ नहीं कर सकते। इसको हम चित्त भी कहते हैं, है ना, जो प्रवृत्तियों को खत्म करता है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड का आपकी बॉडी में काम है, एक कॉन्शियस होता है, एक सबकॉन्शियस होता है, और एक अनकॉन्शियस होता है, ठीक है। तो सबकॉन्शियस माइंड का काम जो है वो है मात्र और मात्र, मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो सारा कुछ है ना। चलिए, और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी कमी है अभी, और इनकी जितनी भी आसन मैंने एक्सप्लेन किए इनकी प्रैक्टिस भी हम कल करेंगे, इनके डेमोन्स्ट्रेशन भी, और जितने भी हमारे कपालभाति भी बचा हुआ है डेमोन्स्ट्रेशन भी वो भी करेंगे। बाकी किसी का क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते। हाँ जी, पूछिए सर। आप सर वो बताया ना 1 to 2 ये वाला रेशो बताया था ना, हाँ, आप रिपीट कर दीजिए प्लीज सर। 1 2 1 2 4 1 4 2। ओके सर, थैंक यू। बाकी हो किसी का क्वेश्चन? बाकी नहीं है किसी के? चलिए, वैसे कल अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई है, कल तक आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे कल तक, है ना। चलिए, कल फिर मिलेंगे, है ना। चलिए, अभी हम बैठते हैं, शांति पाठ की ओर आते हैं, आंखें बंद करेंगे, सांस लेंगे गहरी, गहरी श्वास लेंगे, गहरी श्वास छोड़ेंगे। तो इनहेल, एक्सहेलेशन, इनहेल, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित्
भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों चीजों को आपस में रख करेंगे। अपनी को महसूस करेंगे, हाथों पर रखेंगे, चेहरे को। हरिओम जी, अब कल मिलते हैं और सारी प्रैक्टिसेस को हम वापस से रिपीट। थैंक यू सर। हरिओम सर। हरिओम। Thank you.